जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता, मेयर श्रीनगर श्री जुनैद मट्टू साहब, वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दक्षिणा अंद्राबी जी, डीडीसी श्रीनगर के चेयरमैन मलिक साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी श्री नीतीश्वर कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले जी, हमारे पावर डिपार्टमेंट के तीनों हमारे प्रबंध निदेशक गण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पीडीडी के सभी इंजीनियर्स, कर्मचारी, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य का आयोजन नॉलेज के पावर हाउस श्री प्रताप सिंह कॉलेज में हो रहा है। ये हमारे 75 साल की उपलब्धियों का साक्षी है। नाम लेना भूल गए यहाँ के प्रिंसिपल साहब। और इस कॉलेज ने, आप में से अनेक लोगों को शायद मालूम होगा कि पाकिस्तानी कबायली आक्रमण के खिलाफ महिला गुरिल्ला सेना को जन्म देने में इस कॉलेज ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज जब हम आज़ादी के अमृत काल में हैं, इस पवित्र कॉलेज में के प्रांगण में वन नेशन, वन इमोशन, वन आइडेंटिटी की भावना का आह्वान करते हुए 1947 में इस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके डॉक्टर आर.के. भान, कांता वजीर, महमूदा शाह, गुलाम मोहम्मद सादिक जैसी हस्तियों को नमन करना मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूँ। अभी कुछ दिन पहले श्रीमती कांता वजीर तथा उनकी सुपुत्री रेखा वजीर से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था। इस कॉलेज से वीरांगनाओं की ललकार, उनके असीम शौर्य तथा धैर्य के किस्से मैंने अपनी कानों से और उनके मुंह से सुना था। उज्ज्वल भारत के उज्ज्वल भविष्य के कार्यक्रम के लिए मुझे लगता है इससे उपयुक्त स्थान कोई श्रीनगर में हो नहीं सकता था, जहां से हम 75 साल की उपलब्धियों और अपनी खामियों पर हम नज़र डाल सकते थे, चिंतन कर सकते थे और आगे के 25 साल के भारत और जम्मू कश्मीर के लक्ष्यों के संकल्पों को दोहरा सकते थे। आज के कार्यक्रम का विस्तृत स्वरूप आपने देखा है। आपके धैर्य की ज़्यादा परीक्षा लेना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि बसारा साहब ने और उनके सहयोगियों ने, पीडीडी के लोगों ने इतनी फिल्म दिखाई है, जीवन में इतनी फिल्म मैंने शायद नहीं देखी थी। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज बड़ा ही सौभाग्यशाली दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, जबकि भारत सरकार ने रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के पहले फेज की धनराशि 5,641.91 5,641.91 करोड़ रुपए की स्वीकृति जम्मू कश्मीर को दी है। जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न के लिए जो अलग अलग धनराशि है, उसको मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। जम्मू के लिए 2265.95 2265.95 करोड़ और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2834.21 करोड़। मैं समझता हूँ कि ये 5,641.91 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिया है। इसमें 90% हिस्सा भारत सरकार का होगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने जिन बातों की चर्चा की है, चाहे वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर हों, लॉसेस को कम करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, और इस सभी कामों का उद्देश्य केवल एक है
रिलायबल, अफोर्डेबल आवाम को बिजली उपलब्ध कराई जा सके। आप सबको एक बात और बताना चाहूँगा, मैं बहुत ही आभारी हूँ भारत के ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री श्री आर के सिंह जी का। जब भी संकट का समय आया, उनसे जिस प्रकार की मदद हम लोगों ने मांगी, आगे बढ़ कर के उन्होंने हमें मदद दी है। RDSS के अंतर्गत कुल 12,922 करोड़ रुपए, 12,922 करोड़ की स्वीकृति हुई है, जिसमें पहली किस्त हमें मिली है। ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 25 से 30 जुलाई के बीच देश के सभी 773 जिलों में महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और 6 दिन में जम्मू कश्मीर में भी हमारा पावर सेक्टर आवाम के बीच, लोगों के बीच बड़ा संदेश देगा। समय की गति को, परिवर्तन के पहिए को नई दिशा देने के लिए नई गति से आगे बढ़ना होगा। अनेक उपभोक्ताओं ने यहाँ बताया है, मैं इस विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2 घटनाओं का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। अगस्त 7, 2020 को मैं आया था। गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का आयोजन था। आने के बाद PDD के साथियों के साथ बैठे थे हम लोग। कोशिश की गई थी कि विंटर्स के दिनों में बिजली थोड़ी बेहतर लोगों को मिले। तो उस विंटर स्पोर्ट्स में मैंने एक बात कही थी कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली एक साथ पहली बार देखी। अब उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। जो बात उस समय कही गई थी, तब से आज हमारी बिजली आपूर्ति काफ़ी हद तक बढ़ गई। उस समय एक स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता था कि जब देश के बाकी हिस्सों में, ग्रामीण अंचलों में 22 घंटे बिजली मिल रही है, तो श्रीनगर और जम्मू शहर में क्यों नहीं मिल रही है। तब से लेकर के ये 2 साल की जो यात्रा है, अनेक काम हुए हैं, मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ। उस व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। अगर आप विचार करेंगे तो पावर हाउस का हब बनने की क्षमता हमारे पास है। जो पोटेंशियल हमारा हाइड्रो पावर का 18,000 20,000 मेगावाट बिजली हम आराम से बना सकते हैं। जिस बात का जिक्र मेहता साहब कर रहे थे, इकोनॉमी का या GDP का, बड़ा योगदान हाइड्रो पावर का हो सकता है, लेकिन उसका पूरी तरह दोहन हमने नहीं किया। 3450 मेगावाट बिजली हम बनाते हैं। पिछले 2 वर्षों में नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त रूप से कोशिश करके कुछ विद्युत परियोजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत की हैं और मैं उम्मीद करता हूं कई पर काम प्रारंभ हो गया। आने वाले 3 साढ़े 3 वर्षों में लगभग 3400 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में और बनने लगेगी। तब हम कह सकेंगे कि बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। अक्षय ऊर्जा का जिक्र हो रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी का। सोलर पावर भी हमारे यहाँ पैदा हो, इस दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। उसके भी सार्थक परिणाम आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमें दिखेंगे। पिछले साल विंटर्स की बात थी, मैं जम्मू में था। श्रीनगर से एक सज्जन मेरे पास आए, भारत सरकार के किसी बड़े अधिकारी के रेफरेंस से आए थे मेरे पास। शाम को मिले और उनने, अभी एक उपभोक्ता इसमें दिख रहे थे, वो कहे कि पहले मैं लाल चौक में रहता था, अब राजबाग में रहता हूँ। मैंने उन्हें चाय मंगाया, उनसे पूछा हमने बिजली की क्या हालत है। उन्होंने कहा बिजली तो रहती ही नहीं। हमने कहा कितनी कटौती होती है। कटौती 3-4 घंटे ही रहती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि किस फीडर से कितनी बिजली सप्लाई हो रही है सामान्यतया रोज देखने की आदत हो गई थी। मैंने बसारा साहब को फ़ोन लगाया। मैंने बसारा साहब से कहा कि एक सज्जन मेरे पास आए हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं, ऐसी ऐसी शिकायत कर रहे हैं, क्या सच्चाई है। तो इन्होंने कहा कि साहब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ पिछले 10-15 दिनों में उस फीडर से पर कितनी बिजली सप्लाई की गई। अब चाय अभी शुरू हुई थी, वो सज्जन हमसे कहा मैं चलता हूँ, आपका समय बड़ा कीमती है। हमने कहा नहीं चाय पीजिए, मेरे पास पर्याप्त समय है। मैं इंतज़ार कर रहा था कि बसारा साहब का फ़ोन आ जाए तब मैं इनसे बात करूं।
लाख कोशिश के बावजूद बेचारे रुके नहीं, चाय छोड़ के भाग गए। जब चले गए तो बसारत साहब का फ़ोन आया, कहा साहब पिछले 10-15 दिनों में एक दिन टेक्निकल स्नैग आया था और 1 घंटे की कटौती हुई थी, नहीं तो जो घोषित 4 घंटे की कटौती उसके अलावा बिजली 1 मिनट नहीं गई है। अब वो सज्जन किसी मेरे परिचित से मिले तो उन्होंने कहा साहब मैं तो जिक्र कर दिया, मैं क्या जानता था कि इतना सीरियसली ले लिया जाएगा, तुरंत पूछना शुरू कर दिया जाएगा। तो अब इस तरह के लोग भी समाज में हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला है बिजली के मामले में। और जम्मू डिवीज़न की अगर मैं चर्चा करूं तो जम्मू डिवीज़न का मदर ग्रिड अगर मैं कहूं पावर का तो गलत था। 23 साल से अब बदल रहा था ट्रांसफार्मर, अब जाकर के पिछले दिनों बदला गया है। अब उसके कारण मैं समझता हूं कि 6 लाख उपभोक्ताओं को क्वालिटी और रिलायबल पावर मिल रही है। वैसे ही कश्मीर डिवीज़न के कई प्रोजेक्ट का मैं जिक्र कर सकता हूं, वक्त नहीं है। मैं मार्च में ही अनंतनाग गया था और 177 करोड़ की लागत से जिन 6 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का वहाँ उद्घाटन हुआ था, वो भी दरअसल लंबे समय से वहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। आम जनता की सहूलियतें, मैं समझता हूँ विकास के लिए ऊर्जा की ज़रूरतें अब प्रशासन की या शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में। मीर बाजार हमारे सभी पावर पीडीडी के साथी जानते हैं, उसकी कैपेसिटी के एगमेंटेशन के कारण अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा पिछले दिनों में गया था, इन तीनों जिलों में। वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं, कह रहे हैं साहब अब तो व्यापक सुधार हो गया, बड़ा सुधार हो गया। तो पीडीडी के सभी इंजीनियरों को, और जैसा बहन दर्शना अंद्राबी जी ने कहा, उन लोगों को जो ठंड, धूप, बारिश की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत करके लोगों को बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, हमारे लाइनमैन या छोटे कर्मचारी, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनकी मेहनत को सलाम करता हूं, जिनके कारण ये स्थिति आज बदल पाई है। हम कोशिश पूरी तरह से हम कर रहे हैं कि चाहे वो पावर का जनरेशन हो, ट्रांसमिशन का सेक्टर हो या डिस्ट्रीब्यूशन का, समानांतर ढंग से तीनों पर काम किया जा रहा है। और क्षमता वृद्धि हमारी 12,745 MVA से बढ़कर ट्रांसमिशन में लगभग 16,574 MVA पिछले 2 सालों में हमने कर लिया है। 6500 से ज़्यादा नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगाए गए। मुझे याद है मैं आया था उसी साल, माछिल गया था, वहाँ अब ग्रिड पावर पहुँच गई, आज़ादी अब जा कर के उनको मिली। और अनेक ऐसे स्थान हैं, उन स्थानों की दिक्कत भी हम जानते हैं, जहाँ बर्फ़ के कारण बिजली के खंभे लगाने के बाद भी हम बिजली नहीं दे पाते। तो इस योजना में वो भी व्यवस्था रखी है कि अंडर ग्राउंड केबलिंग, जिस तरह से अब श्राइन्स वाली पिक्चर आपको दिखाई गई है, कई जगह इस बार बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जो लोग गए हैं वहाँ भी अंडरग्राउंड केबलिंग की गई। तो जहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, हमारे दूर दराज के वो इलाके, इस योजना में उसका भी विचार किया गया है। और 220 एवं 132 KVA के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन पिछले 1.5 सालों में बनाए गए हैं। 54 नए रिसीविंग स्टेशन हमने इस्टेब्लिश किए हैं, 48 रिसीविंग स्टेशंस को अपग्रेड किया है। तो ढेर सारे काम हुए हैं। और जो सबसे बड़ा काम मैं मानता हूँ कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में गुणवत्तापूर्ण सुधार पीडीडी ने लाया है। और उनका जो कॉल सेंटर है 24/7 काम कर रहा है। मैं स्वयं भी कई बार उसको चेक किया हूँ। और सोशल मीडिया का जो इनका प्लेटफॉर्म है, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। ट्विटर्स पर भी कंज्यूमर की शिकायतों का संज्ञान लेकर के पीडीडी के हमारे साथी उस पर उचित और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ वर्षों में, अभी
बिजली के मामले में हम काफ़ी बेहतर हुए हैं, लेकिन 24 घंटे सबको बिजली दे पाएँ ये स्थिति नहीं आई है। लेकिन काम हम उसी उद्देश्य को रख करके कर रहे हैं। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 18 में जो पीक पावर दी गई थी, औसतन 1256 मेगावाट बिजली दी गई थी। इस साल औसतन 1587 मेगावाट बिजली दी गई। और पीक डेज में मैं 18 में विंटर्स में कश्मीर घाटी में 1335 मेगावाट बिजली दी गई थी, और इस बार 1696 लगभग 1700 मेगावाट बिजली कश्मीर डिवीज़न में दी गई। तो ये जो अंतर आया है, मैं समझता हूँ कि ये आगे और भी आएगा। एक बड़ी समस्या हमारी ट्रांसमिशन की है। हमारे पीडीडी के साथियों को पता है, आर.के. सिंह साहब के कारण पिछली बार जब वो आए थे तो हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था कि ये जो सौर ऊर्जा लेह और लद्दाख में बन रही है उसका इवैक्यूएशन कैसे होगा। तो भारत सरकार ने एक दूसरा रास्ता तय किया। हम लोगों के अनुरोध पर भारत के विद्युत मंत्रालय ने तय किया है कि उसका इवैक्यूएशन जो होगा वो कश्मीर, जम्मू होते हुए, पंजाब होते हुए देश के दूसरे हिस्से में जाएगा। तो हमारी बड़ी भारी समस्या उसके कारण इस क्षेत्र की दूर हो जाएगी। मैं अंतिम बात, अखबारों में पढ़ता हूँ कि मीटर लगाने का विरोध किया जा रहा है। मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ, भाई अब सर्विसेज की कीमत तो देनी पड़ेगी। अगर अच्छी सेवा चाहिए तो उसका भुगतान करना चाहिए। बिना भुगतान के अच्छी सेवा नहीं मिल सकती है। और इसलिए मेरा निवेदन होगा सबसे कि इसमें आप सहयोग करिए। हाँ, इस बात से मैं इत्तफाक रखता हूँ कि गरीब आदमी को सहूलियत दी जानी चाहिए, लेकिन जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो भी अगर भुगतान नहीं करेंगे तो आप समझिए कि आप अपने साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, उस गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं जिसको हम मदद करना चाहते हैं। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि जो समर्थवान लोग हैं वो बिजली का भुगतान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, पीडीडी के साथियों की, कि हम आपको बेहतर बिजली 24/7 क्वालिटी पावर दें। गरीबों के लिए निश्चित रूप से हम आगे कुछ व्यवस्था करेंगे। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वैकल्पिक ऊर्जा के विषय में मैंने पहले ही बताया है, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। 2047 का उज्ज्वल भारत रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तथा एनर्जी सेक्टर में अग्रणी और आत्मनिर्भर बने तो भारत तब तक नहीं होगा जब तक जम्मू कश्मीर नहीं होगा। आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस महाअभियान में आप सबका सहयोग मिले। एनर्जी सेक्टर में स्वाभाविक रूप से वैकल्पिक स्रोतों पर अब हमें विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जिस गांव में आए थे, पल्ली में, एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। मुझे लगता है कि इस तरह के उदाहरण जम्मू कश्मीर के अन्य पंचायतों में भी देखने को मिल सकता है। जनभागीदारी की ताकत के आधार पर मैं फिर से पीडीडी के सभी अधिकारियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से, जिस समर्पण से उन्होंने काम किया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सबको आपने जो योगदान दिया है, मैं फिर से सराहना करते हुए आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।